और आज हमारा विषय भी यही है कि सर्व प्रकार की जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उसका पार करने का सहज साधन है स्वस्थिति। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भट्टी में किस लिए आए, यूं तो कल भट्टी का अंतिम दिवस है, विधिवत जो भट्टी है हमारी कल उसका अंतिम दिवस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब आप भट्टी में आए तो आपने अपने मन में क्या लक्ष्य ठाना कि चलो हमें बुलाया है हम जा रहे हैं, या किसी ने कुछ सोचा होगा? अगर मैं आपसे इसके आंसर्स लूं तो कोई कहेगा बहन जी हम यहाँ पर अपनी साधना करने आए, कोई कहेगा अभ्यास करने आए, अभ्यास को बढ़ाने के लिए आए, कोई कहेगा कि मैं परिवर्तन करने आई, कोई कहेगा और मैं ज्यादा बाबा से योग लगा सकूं मैं इसलिए यहाँ पर आई। ऐसी बहुत सी बातें, जितने हम यहाँ बैठे हैं उतने उत्तर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे बाबा भी समय प्रति समय शुरू से ही हम बच्चों को एक बात पर ध्यान खिंचवाते हैं, सेल्फ, स्वयं, यानी स्व की स्थिति। अगर मेरी स्व स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत सी बातें आपने, जो हमारी दो वरिष्ठ बहनें आई हुई हैं, उन्होंने कई बातें आपको सुनाई। कल की क्लास में भी चक्रधारी दीदी जी आपको बता रही थी कि परिस्थिति क्या होती है। तो आज हम विशेष रूप से इस बात पर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे कि स्वस्थिति को बनाने की क्यों आवश्यकता है और कैसे विभिन्न परिस्थितियां हमारे सामने होते हुए भी कैसे वो स्वस्थिति उसमें कार्य करती है, कैसे उसका समाधान मिलता है, ये सोचने की आवश्यकता है। पहले हम ये देखें परिस्थिति और स्थिति क्या है। विचार चल रहा था, स्थिति इंटरनल है, आंतरिक है, और परिस्थिति एक्सटर्नल है, आउटर है, बाहरी है। अब जो परिस्थिति है वो बाहरी है और स्थिति जो है वो मेरी आंतरिक है, और आंतरिक का बाहरी पर विजय। जो आंतरिक मेरी स्थिति है उसका बाहरी जो परिस्थिति है उसके ऊपर विजय प्राप्त हो। और जब हम कहते हैं स्वस्थिति बड़ा सहज साधन है परिस्थितियों को, विघ्नों को, समस्याओं को, आने वाली अनेक बातों को पार करने का सहज साधन है, इसका मतलब क्या है? परिस्थितियां तो हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आती हैं, मेरी स्थिति इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्टेबल है, इतनी मजबूत है, इतनी स्थिर और स्थायी है कि परिस्थिति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। जैसे देखिए, हम आमतौर से कहते हैं फायर प्रूफ, जैसे कुछ चीजें होती है ना फायर प्रूफ होती है, अग्नि का उनके ऊपर असर नहीं होता। जैसे कहते हैं बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ कहते हैं। अब जैसे आजकल मोबाइल निकले हैं, आप पानी डाल दीजिए उसके ऊपर पानी का असर नहीं होगा। ऐसे ही कहते हैं कुछ कंटेनर्स होते हैं, पता है एयर प्रूफ, मालूम है ना आपको? एयर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं। समझो आपने कुछ घर में मिठाई बनाई, टोली बनाई, उसमें डिब्बे में भर के रख दी, तो उसको जो बाहर की जो एयर है वो नहीं लगेगी, तो वो खराब नहीं होगी। तो इसलिए एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं।
तो यहाँ भी स्व स्थिति को मजबूत बनाने का भाव क्या है कि ये जो बाहरी चीजें हैं, वातावरण है या परिस्थितियां हैं, चाहे वो किससे भी आते हैं, उसका प्रभाव मेरी मनोस्थिति पर ना पड़े, मेरी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो। तो इसीलिए अब उस स्थिति, जैसे मैंने आपको कहा कि स्थिति आंतरिक है और परिस्थिति एक्सटर्नल, आउटर है, बाहरी है। देखिए हम करते क्या है कि जब हमारे सामने कोई बात आती है, समझो मेरे सामने कोई परिस्थिति आई, तो हम उस परिस्थिति में इतना ज्यादा शामिल हो जाते हैं कि परिस्थिति के बहाव में बह जाते हैं, उसके प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के बाद कभी जीवन में मायूसी आती है, कभी निराशा आती है, कभी बहुत विचार चलता है, कभी उसका वर्णन करते हैं, कभी जगह जगह पर सुना के उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी सारा समय बीत जाता है, कभी अपनी टीचर बहन को बताते हैं, कभी मुरली लेके बैठते हैं, मुरली पढ़ते हैं तो मुरली में भी मन नहीं लगता है, मुरली जैसे पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर जा नहीं रही है, क्योंकि परिस्थिति में बह गए हैं। और जब काफी समय बीत जाता है तो उसके बाद, क्योंकि बाबा की मुरली रोज सुनते हैं या कभी अपने मन से कभी आता है या कोई बात निकलती है, फिर हम कहते हैं कि चलो बाबा पर छोड़ दो। अब इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड आउट, इसको कहते हैं आउटसाइड इन अप्रोच। ये जो मेरा दृष्टिकोण कौन सा है? बाहरी चीज मेरे सामने आई, परिस्थिति आई, चाहे मेरे संबंधों की है, चाहे आर्थिक खींचातान है, चाहे मेरे बच्चों को लेकर है, चाहे घर परिवार को लेके है, चाहे कोई मेरे पड़ोसियों को लेके है, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार के भाई या बहन को लेकर है, जो भी परिस्थिति मेरे सामने है, अब मैंने क्या किया, मैं उसमें बह गई, बहुत सारा समय निकल गया मेरा। फिर कहती हूँ जब कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता, कहते हैं ठीक है बाबा पर छोड़ दो, ड्रामा पर छोड़ दो। और मन में क्या होता है? वो जो स्थिरता, वो योग के अनुभव, वो ज्ञान के जीवन का आनंद, वो जो ब्राह्मण जीवन की खुशी मेरे जीवन में होनी चाहिए, वो होती नहीं, और हम ऐसे यूं ही चलते रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण को, इस अप्रोच को कहते हैं आउटसाइड इन अप्रोच, यानी पहले हम बाहर और अब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके विपरीत दूसरी अप्रोच क्या है परिस्थितियों के लिए? उसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनसाइड आउट अप्रोच। यानी मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अब मान लीजिए मेरे सामने कोई बात आती है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं बहुत सिंसियरली कार्य कर रही हूँ, समझो आपको सेवा का कार्य दिया सेंटर पर, आपने बहुत सिंसियरली, बहुत प्यार से, दिल की लगन से, जिगर से उसको किया। अब वो कार्य करने के बाद भी आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप डिस्टर्ब हो गए। या आपके घर में आप सारा दिन बहुत अच्छा सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद भी आपको एप्रिशिएट करना तो दूर, लेकिन आपको गलत कह दिया जाता है। होता है ना कभी कभी ऐसा। या बच्चे सुनते नहीं हैं, या घर वाले सुनते नहीं हैं, तो अब उसमें क्या होता है, ऐसी कोई बातें हमारे सामने आती हैं। समझो कोई अचानक बहुत बीमार पड़ गया, अचानक, बहुत हेल्दी था, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं थी किसी भी बात की, लेकिन आज अचानक मालूम पड़ा कि उसे कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई उसको ऐसी बीमारी है जो काफी बड़ी बीमारी है। ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई। अब वो जो परिस्थिति आई, तो उस समय क्या होता है, इनसाइड आउट अप्रोच क्या होगी कि मैं पहले अपने अंदर जाके अपनी स्थिति को ठीक करूंगी। अब अंदर जाके, मेरे अंदर क्या है? अंदर क्या है मेरे? आत्मा के गुण कौन से हैं? शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सुख, ये सब है ना। अब पवित्रता, अब वो सब गुण तो
हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, उन गुणों को दूर पहले परिस्थिति में बह जाते हैं, लेकिन इनसाइड आउट अप्रोच में क्या होता है, पहले हम अपने अंदर की ओर जाते हैं, उन गुणों को इमर्ज करते हैं, उस स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। दोनों में अंतर मालूम पड़ा आपको? अंतर मालूम पड़ा कि अगर मैंने समझो, जैसे मिसाल आपको दिया कि कोई बीमार मालूम पड़ा, अब मुझे उसकी सेवा करनी है, ठीक है। अच्छा, मेरी कोई नहीं सुनता है, बार बार कहने पर भी बच्चे नहीं सुनते हैं, तो आपके नाराज होने से, आपके डांटने से या किसी को बार बार कहने से आपके बच्चे सुनने तो नहीं लगेंगे ना? ये परिस्थिति ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? अब इसके लिए बाबा ने बहुत सी ज्ञान की बातें कही हैं। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अपने भीतर की ओर जाऊं, अपने गुणों को इमर्ज करूं, जिस गुण की आवश्यकता है, और बाबा के साथ कनेक्शन रख के अब मैं अपने आप से पूछूं, अच्छा अब बता कि तुझे करना क्या है। कि किस तरह से अपनी स्वस्थिति में टिक कर, और उस स्थिति में टिक कर जब हम परिस्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, और तब मुझे समझ में आता है कि अब मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है। और परिस्थिति में बह जाने के बाद, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाने के बाद, यदि हम उसमें से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको समाधान उस समय समझ नहीं आता। इसीलिए अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं है, वो स्पष्ट को भी अस्पष्ट कर देती है, और जहां अस्पष्टता होती है, जहां पर क्लैरिटी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, उलझन पैदा होगी। और जब उलझन पैदा होगी यानी कंफ्यूजन, और जब कंफ्यूजन होगा तो आप क्या होगा, आप निर्णय ठीक नहीं ले सकेंगे। आप निर्णय ठीक नहीं लेंगे तो आप जो कर्म करेंगे तो कर्म में आपको सफलता नहीं मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी फिर से आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, अपसेट। स्थिति सेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो गई, वो अपसेट हो गई ना। उसका मूल कारण क्या, कि हम परिस्थिति में बह गए। तो समझा ये बात। इस पर मुझे याद आते हैं, जैसे जून मास हम मम्मा का मास कहते हैं, कि आपने भी बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मम्मा के सामने जब यज्ञ स्थापन हुआ और इतने सारे यज्ञ वत्स, और मम्मा के सामने कोई आके कोई बात सुनाता था, मम्मा ऐसे सुनती थी बिल्कुल साक्षी होकर। जरा भी मम्मा के चेहरे के भाव बदलते नहीं थे। हमें कोई बात आके सुनाता है तो क्या होता है, हम उसमें ही, अच्छा उसने ऐसा कहा, ये हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम कितनी जल्दी उन भावों में बह जाते हैं और अपनी स्थिति से, अपने आप को, वहां से जो हमारी पोजीशन है, उस पोजीशन से हम जो है दूर हो जाते हैं। इसीलिए स्थिति को सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए वातावरण में बहुत सारी हलचल है, तो जो टीवी होता है ना, उस पर अब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन वातावरण में बहुत सारी हलचल है तो आपको टीवी पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। होता है ना ऐसा? ऐसे ही अगर मेरी स्थिति अपसेट होगी तो मुझे कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अपनी स्थिति को बनाकर रखना बहुत जरूरी है। तो समस्याएं, हमें समस्याएं लगेंगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप देखते हैं कि मौसम बदलते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, अभी सब जगह चारों तरफ मॉनसून आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पहले से उसका साधन निकाल लेते हैं। निकालते हैं ना, साधन प्रबंध करते हैं। गर्मी आएगी तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, विंटर्स आएंगी तो हम लोग ठंडी के कपड़े, वूलन क्लोथ्स यूज करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं।
बरसात आएगी तो उसी तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, अपने पास छतरी होगी, रेनी शूज होंगे, रेन कोट होगा, उस प्रकार का प्रबंध करते हैं। तो बाबा ने तो हमें बहुत पहले से ही बता दिया कि बच्चे अंत काल में परिस्थितियां बहुत आने वाली हैं, जिन पर आपका पूरा पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छा है, हो सकता है अंत समय उसी से ही आपको परीक्षा आए। बाबा ने एक मुरली में बहुत स्पष्ट करके बतलाया है कि जब अंत समय आएगा तो किस किस प्रकार की बातें जो हैं, किस किस प्रकार के पेपर्स आपके सामने आएंगे। और अगर हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सामने रखे पिछले 3-4 साल के, उसमें बाबा बता रहे हैं कि बच्चे जो भी होना है वो अचानक होना है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बातें तो आने ही वाली हैं। इट मीन्स परिस्थितियां तो आनी ही हैं, वो तो एक्सटर्नल है, उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किस पर है? मेरा कंट्रोल किस पर है? स्वयं पर कंट्रोल है ना। तो मैं अपनी स्थिति को बना सकता हूं ना। तो स्थिति को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी स्थिति, स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग बन जाए कि कोई प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया वाटर प्रूफ, संसार को भी क्या कहते हैं? सागर कहते ना। तो सागर में क्या होता है? लहरें उठती हैं। ऐसे ही संसार भव सागर में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। ऐसे हमने क्या कहा? एयर प्रूफ, यानी वातावरण, ये जो बाहरी वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव, जिसमें प्रकृति की आपदाएं भी है, प्रकृति की उथल पाथल भी है, वो भी मेरी स्थिति पर प्रभाव ना डाले, नेगेटिव प्रभाव ना हो। ऐसे ही कहा फायर प्रूफ। बाबा कहते हैं ये जो दुनिया में विकार हैं, विकारों के आकर्षण या विकर्षण, वो मेरे मन के ऊपर, मेरी स्थिति के ऊपर प्रभाव ना डाले, मेरी स्थिति इतनी स्ट्रांग बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, स्थिति का आधार हमारी स्मृति है। मुझे स्मृति को पावरफुल बनाना होगा। देखो, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि आप में ये बड़ी अच्छी विशेषता है। आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे में यह विशेषता है, और जब आपको वो स्मृति आ गई कि मेरे में ये विशेषता है, जिस घड़ी आपको वो बात स्मृति में आ गई, आप उस समय उसके अपने चेहरे के हाव भाव जरा देखिए कैसे हो जाते हैं। मनोस्थिति हमारी कैसी हो जाती है? बदल जाती है। अच्छा, जब आप टेंशन में होते हैं, बहुत काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी बताना है, उसको भी बताना है, तब आप देखिए आपकी स्मृति में वो सारी बातें हैं। तब आप अपनी स्थिति देखिए। घर में बच्चा आके कहता है मम्मी ये काम करना है, तुम रुक जा जरा, अभी मुझे काम है। थोड़ा सा जोर से भी बोल देते हैं, थोड़ा सा हमारे हाथ के एक्शंस भी हो जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसे। तो स्थिति का आधार क्या है? हमारी स्मृति। तो मुझे स्मृति को क्या करना पड़ेगा? स्मृति को मुझे पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। और बाबा ने हमें कितनी प्रकार की स्मृतियां दी हैं, कितनी स्मृतियां दी हैं, आप गिनती कर सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तू वही कल्प कल्प पहले वाली आत्मा है जो 5000 साल पहले भी मुझसे मिली थी और 5000 साल के बाद भी मिलेगी और अब भी मिली है ये स्मृति विशेष। बाबा ने कहा कि तू आत्मा हीरो हीरोइन पार्टधारी है। ऐसी कितनी स्मृतियां बाबा ने हम बच्चों को दी। अगर हम कोई भी स्मृति जो जो बात है उसको हम सामने रख लें, अपने मन में बसा लें, तो क्या होगा? उसी के अनुसार मेरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना होगा। लेकिन हमारी स्मृति क्या होती है?
वो बार बार अन्य कई प्रकार की बातों से प्रभावित हो जाती है, इसीलिए स्थिति हमारी बन नहीं पाती है। तो स्थिति को बनाने के लिए अपनी स्मृति को बचाओ। किन बातों से बचाओ? जिन बातों से मेरी स्मृति प्रभावित हो जाती है। देखिए, कभी कभी कईयों की आदत होती है, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ हमारा संबंध संपर्क होता है, वो कोई ना कोई बात सुनाकर आपके पुरुषार्थ में, आपकी उन्नति में, आपकी डेवलपमेंट में रुकावट का काम करते हैं। ये कईयों की आदत होती है। ना कोई मेरा उससे वास्ता है, ना मेरा कुछ मुझे मेरे सोचने से उनको कुछ फायदा होने वाला है, ना मैं उनके बहुत कनेक्शन में आती हूँ, लेकिन फिर भी वो इधर उधर की बातें सुनाकर वो मेरी स्मृति को बिगाड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो ऐसी बातें हैं, ऐसे सुनाने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को जहां तक हो सके उनको आप क्या करो, उन व्यक्तियों से आप किनारा करके रखो। किनारा करने के भी कई तरीके होते हैं। अब मान लीजिए आप में से कोई माताएं जॉब करती होंगी, या घरों में भी जब हम रहते हैं, आस पास पड़ोस सब हैं हमारे, कईयों को सुनाने की बात होती है। आप देखिए, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई की बात सुनने में, तो मुझे कोई बात सुना रहा है तो मैं कैसे व्यवहार करती हूँ? मालूम है आपको कैसे व्यवहार करेंगे हम? सबको मालूम है ना, क्योंकि मुझे रुचि नहीं है। अब मैं मुख से बोल नहीं सकती कि मुझे आपकी बात सुननी नहीं है, क्योंकि उसको खराब लगेगा। लेकिन मैं अपनी ऐसी सोच स्थिति में टिक जाऊं कि उसको समझ में आ जाए कि इसको इंटरेस्ट नहीं है बात सुनने में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अपना कान दे देते हैं। कर्मेंद्री, आत्मा की जो कर्मेंद्री, शरीर रूपी कर्मेंद्री कान मैंने उसको दे दिया, तो उसके अंदर वो बात डालती जाती है। उससे मेरी स्मृति जो है पॉल्यूट हो जाती है। और जहां स्मृति पॉल्यूटेड हो गई, दूषित हो गई, तो मेरी स्थिति कैसी होगी? स्थिति भी तो बिगड़ जाएगी ना। तो इसीलिए इस स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए दूसरी बात जो मैं आपको कहूंगी कि एक बाबा के पास एक खिलौना था, साकार बाबा के समय की बात है। और बाबा कई बार इसको साकार मूल्यों में वर्णन भी करते हैं। और वो खिलौना कौन सा था? राम, रावण और बीच में सीता। याद है सबको ये बात? याद है? वो जो था, जो सीता का मुख रावण की तरफ करते थे, वो सीता क्या करती थी? फिर से अपना मुख राम की तरफ और पीठ उसकी रावण की तरफ। ऐसे ही जब हमारे सामने बातें आती हैं तो हम क्या करें? हम अपना मुख राम, कौन है हमारा राम? हाँ, शिव बाबा। हम उस राम की तरफ अपना मुख करें। अब कैसे करें? समझो मैं मार्केट में हूं या मैं कहीं कोई काम कर रही हूं, वहां शिव बाबा का पोस्टर भी कोई नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन आप विजुअलाइज करो कि बाबा मेरे सामने है। वो जो बाबा का एक चित्र है जिसपे लिखा हुआ है कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं, वो चित्र बाबा का बड़ा अच्छा लगता है कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं। आप अपने सामने, कल आपको दीदी सुना रही थी ना कि कल्पना, कल या परसों की क्लास में था, कल्पना शक्ति। आप कल्पना शक्ति का प्रयोग करो। राम यानी शिव बाबा वो मेरे सामने बैठा है। मुख कहाँ कर लो? परिस्थिति आपको खींच रही है, आप बार बार अपना मुख कहाँ कर लो? शिव बाबा की तरफ। जैसे आप देखिए कहीं आगे जाना होता है तो आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ चीजें जो है वो पीछे छोड़ आते हैं। होता है, हमें भी कहाँ जाना है? आगे जाना है। जब आगे जाना है तो ये जो पुरानी बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, या हमें गिराने वाली बातें हैं, हमारा पतन करने वाली बातें हैं, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनने वाली बातें हैं, उनको हमें पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है। इसके कुछ तरीके होते हैं।
और उन तरीकों को हम अपनाते नहीं है। हम क्या करते हैं, ज्ञान को केवल ज्ञान की रीति से सुनते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाने के तरीके से ना तो उस पर हम ध्यान देते हैं और ना ही उसका स्वरूप बनने का जितना प्रयास करना चाहिए उतना हम प्रयास करते हैं। बाबा ने हर एक व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, वो देश के विदेश के किसी भी कोने में होगा, वो किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में होगा, बाबा ने उस हर एक के लिए बाबा ने मुरली में उत्तर दिया हुआ है। लेकिन हम उस तरीके से उस बात को सुनते नहीं, उपयोग में नहीं लाते। ज्ञान हमारे पास बहुत है, अगर किसी को ज्ञान सुनाना हो तो खजाना हमारे पास बहुत है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, व्यवहार में कैसे लाना है, उसको स्वरूप कैसे बनना है, उसको अनुभव में कैसे लाना है, वो हमारे पास तरीका नहीं है, क्योंकि हम उसका प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षा सुन लेते हैं लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाते हैं, और इसीलिए हमको ये सब बातें समय पर याद नहीं आती हैं। तो हमें क्या करना है कि आप, चलो मुझे ज्ञान याद नहीं आता, अगर मैं अभी कहूं आपको बाबा, तो बाबा सामने आता है? आया? सच सच बताना, आया? हाथ खड़ा करो, आया सामने? अच्छा, अभी सबको आ गया, ठीक है। अभी आप सोचो, विचार करो कि मैं घर में बैठी हूं और मेरे सामने कोई समस्या है और बहुत ऐसी समस्या उसके अंदर मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूं, उस समय मैं बाबा कहूं तो मुझे बाबा याद आता है? ऐसे नहीं, बाबा आपने क्या कर दिया, मेरे कोई क्यों हो गया, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे बाबा याद आता है? या बाबा साथी रूप में, सर्वशक्तिमान रूप में मुझे याद आता है? सोचो, अपने आप से पूछो। मैं आपको 1 मिनट देती हूं, अपने अंतःकरण में जाओ, अंतःकरण में जाके अपने आप से पूछो, अगर कोई मेरे सामने ऐसी बाहरी परिस्थिति आ गई तो उस समय मैं बाबा कहूं और मुझे बाबा याद आता है? सोचो। मेरा इतना जिगरी संबंध बाबा के साथ होना चाहिए, मैं बार बार अपनी आंखों के सामने वो बाबा का चित्र लेकर आऊं, जिससे परिस्थिति आकर्षित करना भी चाहे अपनी तरफ, पुल भी करना चाहे अपनी तरफ, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचूं नहीं, उसकी तरफ बह ना जाऊं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहला स्टेप मैंने क्या बताया? स्मृति को पावरफुल बनाओ। स्मृति को पावरफुल करने के लिए क्या करना होगा? आप बाबा को सामने रखो, बाबा शब्द, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? अटेंशन। आप देखिए, घरों में आप सभी प्रवृत्ति में रहने वाली माताएं हैं ना, हम क्या होता है कि जब घर में कोई आवश्यक कार्य होता है, कोई आयोजन करना होता है, कोई ऐसा मौका होता है, घर में कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, कोई मेहमान आने वाला होता है, कोई विशेष अतिथि होता है, कोई त्योहार आता है, तो आप क्या करते हैं? विशेष अटेंशन रखते हैं? अटेंशन रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो मुझे भी क्या करना होगा? बाबा क्या कहते हैं? बाबा हमारे लिए कौन है? सबसे स्पेशल है या नहीं है? या कोई और स्पेशल है? मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल कौन है? सबसे प्रिय कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इतनी कम आवाज में बोलते हैं, शायद पता नहीं, आवाज ही नहीं है तो सो गए, या तो बहुत थक गए हैं, या तो नींद आ रही है। हाँ, मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल कौन है? सबसे प्रिय कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे ज्यादा मददगार कौन है? तो कौन याद आना चाहिए? अटेंशन इतना रहता है।
कभी कभी क्या होता है, वो अटेंशन किधर चला जाता है, चीज, वस्तु, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, सगे संबंधी, वहां चला जाता है। अब यहाँ अटेंशन की बात किस तरह से, जैसे आप देखिए कि कोई भी जैसे मिलिट्री होती है, अब मिलिट्री क्या करती है, पहले से ही अभी कुछ भी उनको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कहीं युद्ध नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो डेली क्या करते हैं, डेली वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना वो एक्सरसाइज भी करेंगे, ड्रिल भी करेंगे, दौड़ भी लगाएंगे, अपने हथियारों को भी ठीक ठाक रखेंगे। अभी तो अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं है, लेकिन उनको भी फुल प्रिपेयर करके रखते हैं। तो बाबा ने भी हमें बताया है ना। तो एक अटेंशन, और अटेंशन के साथ जो नेक्स्ट बात है वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने की प्रैक्टिस, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने की प्रैक्टिस। देखिए अभी जो आप यहाँ भट्टी में है ना, ये सब आप अधिकतर ज्यादातर कर ये आप थ्योरी सारी सुन रहे हैं, कुछ कुछ बातें आप अपने पास एकत्रित करते जा रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है जैसे जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो थ्योरी जो होती है वो 1 घंटा पढ़ाई जाती है, 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है उसका वो 4-5 घंटे का होता है। स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 5-6 घंटे के होते हैं और थ्योरी होती है थोड़ी। इसी प्रकार यहाँ आप सब क्या कर रहे हैं, एकत्रित करके जा रहे हैं, वहां आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो उस ज्ञान को जो आपने यहाँ सुना है और वहां जाने के बाद भी आप रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, तो रोज बाबा की जो मुरली सुनते हैं, बाबा जो हमें सुनाते हैं, उस बात को प्रैक्टिकल में लाने की प्रैक्टिस करो। कभी कभी कुछ भाई बहन हमको एक सवाल पूछते हैं कि बाबा मुरली में ऐसा कहते हैं, बाबा मुरली में ऐसा कहते हैं, कल बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा। हमको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है। बात उनकी कुछ हद तक सही है। कभी कभी हम क्या करते हैं, रोज सुनते सुनते बहुत सारी बातें एक साथ करना चाहते हैं। आप एक साथ नहीं करो, आप उन बातों में से किसी एक बात को चुन लो। हम कभी कभी ये एक अभ्यास कराते हैं, आज इतना समय नहीं है जो मैं आपसे अभी कराऊं, लेकिन एक अभ्यास कराते हैं कि किस तरह से बहुत सारी बातों में से केवल हमें एक बात चुननी है। अब मान लीजिए मेरे में जोर से बोलने की आदत है, ठीक है। अब वो जोर से बोलने की मेरे में आदत है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आज से, बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब मैं कहूँ मीठा बोलूं, धीरे बोलूं, मैं तो जोर से बोलती हूँ। अब फिर बाबा ने नेक्स्ट डे मुरली में कह दिया बच्चे क्रोध मत करो। अच्छा, तीसरे दिन मैंने मुरली में सुना, बाबा ने कहा शांत रहो। चौथे दिन मैंने कुछ और बात सुन ली। लेकिन अब ये सारी बातें हैं इंटरलिंक्ड, लेकिन मैं अपने आप से ये अभ्यास करना शुरू करूं कि आज से लेके आज का दिन या आज से 3 दिन या आज से 7 दिन मैं इस बात पर अभ्यास करूंगी कि मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना है, बाकी सब बातों को छोड़ दो। देखिए क्या होता है, एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं तो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने एक बात पकड़ ली और एक बात पकड़ के आपने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो बात प्रैक्टिकल शेप लेना शुरू कर देगी। और जब वो बात प्रैक्टिकल शेप लेना शुरू करेगी, जब आपका जोर से बोलना धीरे 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 हो गया, धीमा हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी माधुर्यता आ जाएगी, मधुरता आने लगेगी। तो ऐसे ही अन्य बातें हैं, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दिया। तो कहने का भाव ये है कि अगर हमें अपने आप से पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है,
सारी बातों का एक साथ पुरुषार्थ ना करें। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताती हूँ। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ कि मुझे कहाँ अपने में सुधार करना है। देखिए, जब हम ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद कुछ हमारे में बातें धारणाओं के रूप में आई, लेकिन कुछ ऐसी बातें अभी वो हैं जो अभी भी गैप्स बाकी हैं। हम आए यहां से थे, यहां तक हम पहुंचे और पहुंचना मुझे वहां तक है। आप समझे हमारी बात को? ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेके वहां तक का गैप अभी मुझे भरना बाकी है। तो उनमें कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे भरनी बाकी हैं? तो उसमें से कोई एक बात आप चुन लो कि ये जो सबसे इजी आपको लगे वो बात आप चुन लीजिए और वहां से आप अभ्यास करना शुरू कीजिए। और जब वो छोटी छोटी बात आपकी कवर होनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो बड़ी बातें हैं वो बातें भी आप उनको भी पार कर सकेंगे। और इस तरह से हमारी स्थिति जो है वो मजबूत बनती जाएगी। जितना आप स्थिति को स्ट्रांग करेंगे उतना क्या होगा? देखो, ये भी बाबा ने कहा है कि जैसे अब हम यहाँ सुन रहे हैं, तो जब यहाँ से जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पेपर जो है जाते ही आ जाता है। यहाँ से जाएंगे, जाते ही पेपर शुरू हो जाएगा। कहेंगे अभी तो भट्टी से आए थे, ये क्या हुआ? लेकिन प्रैक्टिकल में जाके पेपर तो देना पड़ेगा ना। ये नहीं कि हमारी स्थिति डामाडोल हो जाए, नहीं, स्थिति को बनाना है। कभी कभी क्या होता है, पेपर का समय जो है ना बहुत लंबा होता है और ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन के पेपर्स हैं। तो कभी कभी ये काफी समय ले लेते हैं। उसमें थोड़ी सी हमको पेशेंस रखने की जरूरत होती है कि हमारी स्थिति जो है वो बनी रहे। उसके लिए आप क्या करो कि जब कभी ऐसी मन के अंदर, या तो जो निमित्त बहन है उसको आप कभी अपने मन की शेयरिंग कर लो। जो स्थान प्रॉपर स्थान है, जगह जगह शेयरिंग नहीं करो। बेस्ट है जो आपकी निमित्त मुख्य बहन है उसके साथ। चलो, हो सकता है वो बिजी है बहुत, या आप दूर रहते हैं, कहीं नहीं जा सकते। उसका दूसरा बेस्ट तरीका है आप बाबा को पत्र लिखकर अपने मन को हल्का कर दो। एक बहन सुना रही थी कि मैं लगभग बाबा को रोज पत्र लिखती हूँ, और वो पत्र लिखने से क्या होता है कि मुझे बहुत सारे हल बाबा, फिर रोज मैं बाबा को पत्र लिखती हूँ और मुझे उसका हल रोज अमृत वेले बाबा जो है वो दे देता है। ये तरीके है ना, बाबा ने छोटे छोटे तरीके बताए हैं, ये छोटे छोटे टिप्स है। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम फॉलो करते रहें तो स्थिति हमारी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। और जब स्थिति स्ट्रांग है तो क्या होगा? परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होंगी? नहीं होंगी ना। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन परिस्थितियां जो हैं हम अपनी स्थिति के आधार पर हम उनका सामना कर सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हम अपनी स्थिति को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे अगर हम ऐसी अपनी स्थिति बनाएंगे। ठीक है? ओके, ओम शांति।